इस वीडियो में हम डी ब्लॉक तत्वों द्वारा दर्शाई जाने वाली विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं को समझेंगे और यह भी देखेंगे कि ये गैर संक्रमण तत्वों जैसे मान लीजिए कि पी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं से कैसे भिन्न है। तो डी ब्लॉक के तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अन्य शब्दों में ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, जैसा कि आप यहाँ इस तालिका में देख सकते हैं। इनमें से हाईलाइट की गई ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो यहाँ सियान रंग से दर्शाई गई हैं, ये सर्वाधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इनमें केवल दो ही ऐसे तत्व हैं जो एकल ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, और ये तत्व श्रेणी के दोनों किनारों पर स्थित हैं, जो कि स्कैंडियम और जिंक हैं। स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जबकि जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ये दोनों ही अनुकूल ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, क्योंकि इनसे हमें एक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में स्कैंडियम उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, जबकि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जिंक एक स्थिर D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, जो कि एक स्थिर अवस्था होती है। एक और चीज जो हम यहाँ देख सकते हैं वह यह है कि ऐसे तत्व कम संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं जिनमें या तो साझा करने या खोने के लिए बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि स्कैंडियम, या फिर तत्व में बहुत अधिक डी इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हम जिंक के मामले में देख सकते हैं। यही कारण है कि स्कैंडियम परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाता है। दूसरी ओर बहुत अधिक डी इलेक्ट्रॉनों का परिणाम यह होता है कि इन डी इलेक्ट्रॉनों को अन्य तत्वों के साथ साझा करने के लिए पर्याप्त कक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या सीमित होती है, जैसा कि जिंक के मामले में हम देख सकते हैं। लेकिन यदि हम इन तत्वों की तुलना श्रेणी के मध्य में स्थित तत्वों से करें, तो हम देख सकते हैं कि मध्य में स्थित तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या काफ़ी अधिक है। जैसे यदि हम मैग्नीज को देखें तो यह वे सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है जो इसे 4s और 3d इन दोनों कक्षकों में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को खोने पर प्राप्त हो सकती हैं, और इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 से लेकर +7 तक हो सकती हैं। जब मैग्नीज अपने 4s कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन खोता है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। लेकिन यदि यह 4s के अलावा 3d कक्षक से भी कुछ इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3, +4, +5, +6 या +7 हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉनों को खोया है। अब यहाँ भी हम देख सकते हैं कि मैग्नीज के लिए +2 और +7 सर्वाधिक स्थिर ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि इन दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं के परिणाम स्वरूप एक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है। +2 अवस्था में आधा भरा हुआ D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है, जबकि +7 अवस्था में उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है। इसी तरह यदि हम स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक विभिन्न तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अवलोकन करें तो इन तत्वों में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था 3d और 4s कक्षकों में मौजूद इलेक्ट्रॉनों के योगफल के अनुरूप होती है। जैसे टाइटेनियम में बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d2 4s2 है, और इसलिए यहाँ उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था जो कि +4 है, यह इसके 4s और 3d इलेक्ट्रॉनों के योग के अनुरूप है। यही स्थिति हमें वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज में भी देखने को मिलती है। अब यदि हम आयरन से लेकर जिंक तक अवलोकन करें तो इन तत्वों की निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थिर होती हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं की स्थिरता क्रमशः घटती जाती है। जैसे आयरन में सर्वाधिक स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, ना कि +6। इसी तरह कोबाल्ट और निकेल में भी सर्वाधिक स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, न कि +4 जो कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है। इन तत्वों में उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं की स्थिरता घटने का कारण यह है कि जैसे जैसे हम आयरन से जिंक की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और डी कक्षक भरता जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप डी इलेक्ट्रॉन अधिक स्थिर होते जाते हैं, जिससे इन्हें कक्षक से बाहर निकालना
अधिक कठिन होता जाता है, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उच्च ऑक्सीकरण अवस्था तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है। यही कारण है कि आयरन से लेकर जिंक तक निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थिर होती हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं की स्थिरता क्रमशः घटती जाती है। इस प्रकार परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं डी ब्लॉक तत्वों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कि डी कक्षकों के अधूरे भरे होने के कारण मिलती हैं। लेकिन यहाँ एक रोचक बात यह है कि इनमें से प्रत्येक तत्व की दो ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बीच एक इकाई का अंतर होता है। जैसे टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2, +3, +4 हैं, यानी एक एक इकाई के अंतर में ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। इसी तरह कॉपर में ऑक्सीकरण अवस्थाएं +1 और +2 हैं। इन तत्वों की यह विशेषता गैर संक्रमण तत्वों से काफ़ी भिन्न है, जिनमें ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बीच सामान्यतः दो इकाइयों का अंतर होता है। उदाहरण के लिए वर्ग 15 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं -3, +3 और +5 हैं। इसी तरह वर्ग 16 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं +6, +4, +2 और -2 हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गैर संक्रमण तत्वों में, जैसे यहाँ वर्ग 15 और वर्ग 16 के तत्वों में, जो कि पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, इनमें ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बीच सामान्यतः दो इकाइयों का अंतर है, जबकि डी ब्लॉक तत्वों यानी संक्रमण तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बीच केवल एक इकाई का अंतर होता है। लेकिन संक्रमण और गैर संक्रमण तत्वों के बीच केवल यही एकमात्र अंतर नहीं है। डी ब्लॉक तत्वों और पी ब्लॉक तत्वों के बीच एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं की स्थिरता में भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए पी ब्लॉक तत्वों में जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं, वैसे वैसे निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं की स्थिरता बढ़ती जाती है, और ऐसा एक विशेष प्रभाव के कारण होता है जिसे इनर्ट पेयर इफेक्ट या अक्रिय युगल प्रभाव कहा जाता है। इस प्रभाव के कारण यदि हम वर्ग 15 के तत्वों को देखें, तो बिस्मथ जैसे सबसे अधिक भारी तत्व में +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थिर होती है, ना कि +5 ऑक्सीकरण अवस्था, जो कि पहले इस वर्ग के सभी तत्वों के लिए सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था या ग्रुप ऑक्सीकरण अवस्था मानी जाती थी। हालांकि यह पाया गया है कि डी ब्लॉक तत्वों में जैसे जैसे हम श्रेणी में नीचे जाते हैं, वैसे वैसे उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिक स्थिर होती जाती हैं। उदाहरण के लिए क्रोमियम 6 की तुलना में मोलिब्डेनम 6 अधिक स्थिर होता है। इसी तरह क्रोमियम 6 की तुलना में टंगस्टन 6 भी अधिक स्थिर होता है। इस प्रकार जैसे जैसे हम किसी वर्ग में नीचे जाते हैं, उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिक स्थिर होती जाती हैं, और इस परिघटना की एक अत्यंत सरल व्याख्या यह हो सकती है कि 4D और 5D कक्षकों की तुलना में 3D कक्षक छोटे और अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं और नाभिक के अधिक निकट भी होते हैं, जिसके कारण 4D और 5D कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों की तुलना में 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर अधिक नाभिकीय आकर्षण बल लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रियाओं में कम भाग लेते हैं, जबकि 4D और 5D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक आबंध बनाने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं। इसके कारण भारी तत्वों में उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिक स्थिर होती हैं।